सभी को मेरा प्रणाम। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट वीडियोस की ओर चलते हैं। इस वीडियोस में मैं क्या बात करने वाला हूँ कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिज़िकल, ये केमिस्ट्री की जो तीन इम्पॉर्टेंट ब्रांच हैं, इनमें मैं पहली बात करने वाला हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ना कैसे पढ़ा जाए। इसलिए हमारा जो आज का टॉपिक है, जिसका मैं टाइटल दे रहा हूँ हाउ टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। देखो मैक्सिमम बच्चे ना इसी टॉपिक में परेशान होते हैं कि सर ऑर्गेनिक बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, इनऑर्गेनिक फिज़िकल हो तो जाता है, पर मैक्सिमम टाइम हम ऑर्गेनिक के साथ परेशान होते हैं। प्रॉब्लम भी है क्योंकि ऑर्गेनिक इतनी आसान तो है नहीं, क्योंकि डेफिनेटली पूरी केमिस्ट्री में मैं कहूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं ऑर्गेनिक का मास्टर हूँ तो मैं ऑर्गेनिक को फेवर कर रहा हूँ, नहीं, मैंने भी फिज़िकल पढ़ी है, मैंने भी इनऑर्गेनिक पढ़ी है, मैंने भी ऑर्गेनिक पढ़ी है, पर उनमें से मुझे रियली में अगर टिपिकल लगा है तो वो ऑर्गेनिक ही लगा है। लेकिन यार मज़ा भी उसी में है ना, जब टिपिकल चीज़ों को हम स्टडी करते हैं, कंसेप्चुअल तरीके से उनको सीखते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, अब चैलेंज है हमारे सामने, उसको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें ऑर्गेनिक तो पूछी जाती है, और विदाउट ऑर्गेनिक ना तो हम नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, ना तो गेट क्वालिफाई कर सकते, बीएससी लेवल के एग्ज़ाम्स भी क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो थोड़ी मुश्किल तो है। इसलिए जो आज मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज़ हाउ टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले मैं अपने टॉपिक पे आने से पहले एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूँ बेटा, तो सबसे पहले हमारे जहन में किस बात की स्टोरी चलती है? ऑर्गेनिक किसकी स्टडी है ये? तो बचपन में हमें सिखाया क्या गया था कि ऑर्गेनिक इज़ अ स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। मतलब कि अगर मेरे पास कोई ऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल दे दिया जाए तो हमें जब उनकी प्रॉपर्टी को स्टडी करना पड़े, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चर्स। यानी अगर मुझे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिला है तो मैं उसमें क्या स्टडी करता हूँ? पूरी ऑर्गेनिक में, चाहे वो एक 11th का बच्चा हो, एक बीएससी का बच्चा हो, एक मास्टर का बच्चा हो, पूरी ऑर्गेनिक में करता क्या है? 3 चीज़ें करता है वो पूरी ऑर्गेनिक में। पहली बात, उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो उसको मिले हैं ना, उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के वो स्ट्रक्चर को स्टडी करता है कि उसकी बनावट कैसी है, उनके साथ जो बॉन्डिंग हुई है वो किन एटमों के साथ कैसी बॉन्डिंग हुई है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, डेटिव बॉन्ड है, क्या चीज़ है उसमें, उसके 3 डायमेंशनल नेटवर्क कैसा है। क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ना उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, इसलिए हम ऑर्गेनिक में सबसे पहले ऑर्गेनिक के स्ट्रक्चर्स को सीखते हैं ना, पहला पॉइंट। दूसरा, जब उसकी स्ट्रक्चर्स को हम सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं, फिर सवाल ये उठता है, अच्छा ये प्रिपेयर कैसे होता है? यानी कुदरत ने उसको बना करके तो दे दिया है, पर कुदरत ने उसको इतना नहीं बनाया है कि वो सबके लिए इस्तेमाल हो पाए। इसलिए कभी कभी हमें क्या करना होता है, उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलों को प्रिपेयर करना पड़ता है, उनको सिंथेसाइज करना पड़ता है। तो वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल चाहे कोई भी हो, उसको सिंथेसाइज कैसे किया जाए, प्रिपेयर कैसे किया जाए, हम उनकी प्रिपरेशंस को पढ़ते हैं। जैसे बचपन में अल्कोहल समय मिलते थे तो हम अल्कोहल की प्रिपरेशंस को पढ़ते थे, अल्कोहल के स्ट्रक्चर को समझने के बाद उनकी प्रिपरेशंस की स्टडी करते थे, है ना। एल्डिहाइड मिल गया तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसकी प्रिपरेशंस की स्टडी कैसे की जाए, कैसे प्रिपेयर होता है ना। तो दूसरी प्रॉपर्टी जब हम किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में पढ़ते हैं वो उनकी प्रिपरेशंस की होती है। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो क्या पढ़ते हैं हम लोग? वो पढ़ते हैं देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी उनका बिहेवियर, कि वो किसी दूसरे के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को अगर किसी दूसरे सिस्टम के साथ अगर दिया जाए तो वो उन दोनों उसके साथ कैसे इंटरैक्ट करता है, यही उनकी केमिकल बिहेवियर्स होती हैं। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा, चाहे वो 11th का बच्चा हो या मास्टर्स का बच्चा हो ना, वो इन्हीं तीनों चीज़ों के पीछे भागता रहता है कि स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे बनाया जाए उसको, और कैसे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी किसके साथ कैसे बिहेव कर रहा है वो। तो इन्हीं चीज़ों की स्टडी अगर हम कर रहे होते हैं तो दैट इज़ अ ब्रांच दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सुनो, अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो वीडियो चल रहा है वो उन सब बच्चों के लिए है जो नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जो जैम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और जो नेट गेट टिफर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और जो यूपीएससी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो सबके लिए मैं एक कॉमन पाथ चलता हूँ, ठीक है। तो ऑर्गेनिक स्टार्ट कैसे करें?
इंपॉर्टेंट चीज़, कैसे ऑर्गेनिक की स्टार्टिंग की जाए। तो देखो, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग अपने व्यूज़ दिए हैं, मेरा भी व्यू सुन लो। तो बहुत सारे लोगों ने अपने व्यूज़ दिए हैं, उन व्यूज़ में उन्होंने बताया है कि ऑर्गेनिक को ना सिस्टमेटाइज तरीके से पढ़ना चाहिए। वो इनऑर्गेनिक और फिजिकल की तरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनके जो भी टॉपिक्स हैं ना, उनके टॉपिक्स आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। और अगर टॉपिक कनेक्टेड हैं तो याद रखो, अगर एक टॉपिक वीक हुआ तो ऑफकोर्स दूसरे टॉपिक में प्रॉब्लम आएगी आएगी। इसका मतलब पूरी ऑर्गेनिक ना एक गेम की तरह है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 1 अनलॉक करो, लेवल 2 खुलेगा, लेवल 2 को खोलो, लेवल 3 खुलेगा। इसका मतलब जब तक हम उस लेवल में पारंगत नहीं हो जाते, सेकेंड लेवल में जाना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए ऑर्गेनिक का जो मोस्ट पॉपुलर वे है जिसको स्टडी करना चाहिए, वो तरीका मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। तो देखो, ये सब बच्चों को मैं एक साथ, मतलब आप क्या करने वाले हैं, मेरे साथ कैसे पढ़ने वाले हैं, मैं एक बस में आपको सवार कराने वाला हूँ। मैं एक बस को लेके आया हूँ, वो बस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका नाम है। उसमें आप लोग सब पैसेंजर हो। कोई 11th का बच्चा भी है, 12th का बच्चा भी है, नीट जेई का बच्चा है, कोई जैम का बच्चा है, कोई बीएससी वाला बच्चा है, एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करने वाला बच्चा है, कोई नेट का बच्चा है, सब बैठ जाओ। और मैं हूँ ड्राइवर। मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक के बस के थ्रू ऑर्गेनिक की दुनिया की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले सबको बैठने के लिए कह दे रहा हूँ, सब लोग बैठ जाइए। अब मैं ड्राइविंग शुरू कर रहा हूँ, सीट बेल्ट बांध के बैठना है ना। चलो, तो सबसे पहले और एक बात और याद रखना, जब मैं बोलूँ कि बेटा 12th 11th ये तुम्हारे काम का नहीं है, तुम चुप हो जाना, तुम खिड़की से झांकना भी मत। और दूसरा, जो जैम वाले बीएससी वाले बच्चे हैं, जब तुम्हें बोलूँ बेटा केवल उतरो और थोड़ा सा घूमो फिर वापस बैक हो जाओ, तो समझना तुम्हारे डेप्थ में नहीं जाने का है, तुम्हें बस समझना है और वापस बैक करके आ जाना है। और नेट गेट बेटा तुम्हें फोड़ के आना है सबको, तो तुम्हें उतरना है और डेप्थ तक जाना है। इसलिए जब मैं बोलूँ केवल खिड़की से झांकना है 11th वाले बच्चे, तुम बस झांक के चुपचाप बैठ जाना, कुछ मत करना। जब तक मैं उतरने के लिए ना बोलूँ उतरना नहीं। और नेट वाले तुम्हें तो बेटा सबको फोड़ के आना है, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले मैंने पूरी ऑर्गेनिक को ना 4 तरीकों से डिवाइड कर लिया है। 4 तरीके हैं। पहला तरीका जिसको मैं बोल रहा हूँ, जिसको कहा जाता है ऑर्गेनिक सीखने के लिए फर्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड फंडामेंटल टॉपिक्स। ये सबके लिए ज़रूरत है। तो सब लोग इसको देखो, जैम, नेट, जेई, तीनों बच्चे बोर्ड पे फोकस करो। देखो, सबसे पहले हमें ना ऑर्गेनिक जो बैटल है जिनको जीतना है हमें, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फंडामेंटल्स की तैयारी करनी पड़ेगी। मतलब जितनी भी सारी चीज़ें हैं हमें उनको समझना होगा कि ऑर्गेनिक में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और उनको कैसे ऑपरेट किया जाए और उनको कहाँ ऑपरेट किया जाए। समझ गए। जैसे हम कोई बैटल अगर लड़ने जाते हैं तो सबसे पहले हम हथियार को देखते हैं कि उस बैटल के लिए कौन कौन से हथियार हैं, उनको पहचानते हैं, है ना बेटा, और उनको चलाने की कोशिश करते हैं कि चलाया कैसे जाता है और कब चलाया जाता है। तो इसलिए सबसे पहला टॉपिक जो फंडामेंटल का होता है जिसको समझना है, दैट इज कॉल्ड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज कॉल्ड जीओसी। ये फंडामेंटल है, इसके सीखे बगैर काम नहीं चलेगा। इसलिए सबसे पहले जीओसी पे फोकस करना और अपने फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करना, दैट इज कॉल्ड जीओसी। और जीओसी में किन किन चीज़ों को पढ़ना चाहिए हमें ताकि हम अपने फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। पहला टॉपिक है रेजोनेंस, है ना। दूसरा टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन। तीसरा टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट, एरोमेटिसिटी एंड एसिड बेस केमिस्ट्री। ये हमारा फंडामेंटल का पहला टॉपिक है जीओसी, जिसको आपको ढंग से पढ़ना चाहिए। अभी मैं केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ, डिटेल्ड लेक्चर जब स्टार्ट करूंगा इनके बारे में तब सुनेंगे। तो इसका मतलब जीओसी में हमें ये 5 टॉपिक स्टडी कर लेनी चाहिए। फिर हमें आ जाना चाहिए अपने सेकेंड टॉपिक पे, जो कि होती है स्टीरियो केमिस्ट्री। ये सीक्वेंस है बेटा, अगर इस सीक्वेंस के साथ तुम चलोगे ना तो तुम्हें पढ़ाई करने में बहुत मज़ा भी आएगा और चीज़ें आसान भी लगने लगेगी। तो स्टीरियो केमिस्ट्री नाम ही काफ़ी है इसके लिए, यानी किसी भी मॉलिक्यूल की 3 डायमेंशनली नेटवर्क को स्टडी करना, है ना बेटा। तो स्टीरियो केमिस्ट्री जब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में तो वहाँ बात करेंगे, पर सेकेंड टॉपिक जो हमारा फंडामेंटल का है दैट इज स्टीरियो केमिस्ट्री। और स्टीरियो में भी ना 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। एक जिसमें हम लोग बेसिक स्टीरियो केमिस्ट्री को डील करते हैं। बेसिक स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब कि हमें जो मॉलिक्यूल दिया गया है ना, बस उसमें उसके स्ट्रक्चर को एनालिसिस करो, उनके सिमेट्री देखो कि उसमें सिमेट्री है नहीं है, क्या उसमें काइरल सेंटर है नहीं है ना। तो केवल उसके मॉलिक्यूल से लेना देना है, उनके अंदर की प्रॉपर्टीज़ को लेना देना है। सिमेट्री हो गया, काइरल सेंटर हो गया, कॉन्फॉर्मेशनल हो गया, ये सब चीज़ें आती हैं। डायनेमिक स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या होता है, यही इंपॉर्टेंट है।
डायनेमिक स्टीरियो का मतलब ये होता है कि जब कोई मॉलिक्यूल के 3 डायमेंशनल नेटवर्क उसकी बनावट, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को गवर्न करते हैं कि जी इसकी बनावट ऐसी है इसलिए ये केमिकली इस तरीके से ट्रीट होगा। मतलब जब किसी भी मॉलिक्यूल की ना उसके 3 डायमेंशनल नेटवर्क उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को गवर्न करते हैं और उसी के थ्रू उसकी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड होती हैं, इसका मतलब वो होता है डायनेमिक स्टीरियो, यानी द स्ट्रक्चर प्लस उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन को डायनेमिक कहते हैं। केवल स्ट्रक्चरल को डिफाइन किया जाए तो वो बेटा क्या होता है, बेसिक स्टीरियो होती है। तो स्टीरियो और जीओसी दीज आर द 2 फंडामेंटल पिलर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ गए बेटा। अब तीसरा टॉपिक है जिसका नाम है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम केमिकल चीज़ों को डील करेंगे, ऑर्गेनिक में केमिकल रिएक्शंस को डील करेंगे, तो वहाँ पे हमें जगह जगह पे इंटरमीडिएट्स मिलेंगे। तो क्यों ना हम पहले इंटरमीडिएट्स को स्टडी कर लें। तो इंटरमीडिएट्स में जो भी रिएक्शंस के बीच में बनते हैं उनको हम इंटरमीडिएट्स का नाम दे देते हैं शॉर्ट लिव्ड स्पेसिस। इनके डेफिनेशंस भी हमें पता ही होते हैं। तो इसका मतलब कार्बोकटाइन, कार्बोनाइन, रेडिकल्स, कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन्स, दीज आर द इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स इन आवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनके स्ट्रक्चर्स, इनकी स्टेबिलिटी हमें पहचाननी होती है, तब जा कर के हम इन चीज़ों को समझ पाते हैं और इससे फिर अगले टॉपिक, अगले लेवल की ओर चल पाते हैं, जिसका नाम क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म। बहुत प्रॉब्लम होता है ना मैकेनिज्म बनाने में, क्योंकि जब भी कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है सोचना मुश्किल हो जाता है, सर बनाए क्या है इसमें। अगर प्रोडक्ट दे दिया है तो किसी तरह गिरते पड़ते वहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन केवल स्ट्रक्चर दिया हुआ है और बोला है जरा ये डाल दिया तो क्या बनेगा, तो प्रॉब्लम आती है ना। पर कोई दिक्कत नहीं है, हम अगर उनके स्ट्रक्चर्स को सीख जाते हैं और फंडामेंटल उनमें ये सब इफ़ेक्ट्स को सीख जाते हैं और इंटरमीडिएट को सीख जाते हैं ना, तो कोई भी आपको मैकेनिज्म समझने से नहीं रोक सकता है। पर हाँ, तरीका पता होना चाहिए। इन तीनों को पहले क्लियर करो, फिर मैकेनिज्म की तरफ आगे बढ़ो, आसान लगेगा चैप्टर। यानी रिएक्शन मैकेनिज्म में भी हम किन किन बातों को स्टडी करते हैं बेटा, जो मैं लिख रहा हूँ केवल ओवरव्यू है ना। एडिशन रिएक्शंस, किसी मॉलिक्यूल में कोई चीज़ जुड़ जाए, है ना, क्यों जुड़े, कैसे जुड़े, दैट इज अ मैकेनिज्म। एलिमिनेशन, किसी मॉलिक्यूल से कुछ बाहर निकल जाए, कैसे बाहर निकला है, सब चीज़ को बताओ ना, तो वो मैकेनिज्म कहला जाती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ओहो हो, किसी की जगह किसी और ने ले ली है, दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन। रीअरेंजमेंट, यानी पूरे मॉलिक्यूल्स में से कोई एक मॉलिक्यूल किसी एक जगह से शिफ्ट होकर किसी दूसरे जगह पहुंच गया है, दैट इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट, है ना। और लास्ट है दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन रिएक्शंस। फ्रेगमेंटेशन यानी कोई मॉलिक्यूल में से वो मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया है, कंप्लीटली टूटने लगा है, यानी दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन रिएक्शंस। तो इनके बारे में डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। तो देखो बेटा, जेई वाले बच्चे, जैम वाले बच्चे और नेट वाले बच्चे सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बट केवल जेई बच्चे और जैम वाले बच्चे अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। पर नेट वाले बच्चे इन सबको पढ़ना है, आपको इनको साथ पढ़ना है। जैम वाले बच्चे इनको छोड़ सकते हैं, जेई वाले बच्चे इनको छोड़ सकते हैं, इनको ज़्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द फंडामेंटल टॉपिक्स, जरा नोट करो इनको बेटा। हाँ चलो, अब फंडामेंटल टॉपिक्स हमने देख लिए कौन कौन से थे। अब मैं बात कर रहा हूँ बेटा कोर टॉपिक्स पे, जो ऑर्गेनिक की ना जान होती हैं, जिसमें स्ट्रेंथ होता है ऑर्गेनिक का, वो होते हैं कोर टॉपिक्स, यानी जिनको समझना थोड़ा पेचीदा है तो है, पर अगर हम अपने फंडामेंटल टॉपिक्स को क्लियर करके चल रहे हैं ना, तो कोर टॉपिक्स आसान लगेंगी। तो पहले कोर टॉपिक कौन कौन से हैं? देयर आर 5 कोर टॉपिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहला टॉपिक का नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड नेम रिएक्शंस। बहुत सारे बच्चे इसी में परेशान रहते हैं कि सर इतने सारे नेम रिएक्शन हैं, इनको याद कैसे किया जाए, समझा कैसे जाए। समझेंगे ना बेटा, अगर मैकेनिज्म्स को थोड़ा बहुत समझते हो, जानते हो ना, तो नेम रिएक्शंस क्या है, एक रिएक्शन मैकेनिज्म ही तो होती हैं, है ना। तो हमें इस पूरे टॉपिक में हमें क्या देखना होता है, नेम रिएक्शंस में याद रखना कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शंस, जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एस्टर, उनकी नेम रिएक्शंस। रिएजेंट बेस्ड नेम रिएक्शंस, रिएजेंट यानी कभी कभी कुछ रिएजेंट का काम होता है कि वो रिएजेंट किसी साइंटिस्ट ने डिज़ाइन किया होता है, जैसे बर्च, तो बर्च रिडक्शंस नाम हो जाता है। ऑक्सीडेशन में बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन उसका नाम हो जाता है। तो बहुत सारे नेम रिएक्शंस इसी में आ जाते हैं। बहुत सारे रीअरेंजमेंट रिएक्शंस जो अभी आपने पहले पढ़ा, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ा, रीअरेंजमेंट, जैसे
बैकमैन रीअरेंजमेंट, उनके नाम पे ये नाम पड़ गया। कुछ है पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट जो बने उनके नाम पे नाम पड़ गया। तो इसका मतलब ये कुछ रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होती हैं और कुछ होते हैं बेटा फ्रेगमेंटेशन रिएक्शंस, जो मैंने बताया था रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो फ्रेगमेंटेशन बेस्ड, जैसे बैकमैन रीअरेंजमेंट भी है और बैकमैन फ्रेगमेंटेशन रिएक्शंस भी हैं। तो इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन रिएक्शंस के भी कुछ जो रिएक्शंस होंगे उनके भी कुछ नाम हो जाएंगे। तो जैम वाले बच्चे और जेई वाले बच्चे उनको आप यहीं तक आप अपने आप को रोक सकते हैं, पर नेट वाले बच्चे आपको इनको भी समझना पड़ेगा। तो ये जेई और जैम तक काफ़ी होता है और नेट के लिए आपको इसको ढंग से देखना होता है। चलो, नेम रिएक्शन अगर आप टैकल कर गए ना, तो फिर हमारा अगला होता है टॉपिक जिसका नाम है रिएजेंट्स। ओहो, बहुत सारे रिएजेंट्स, लॉट्स ऑफ रिएजेंट्स। तो बेटा जेई और जैम तुम तो थोड़ा सा खुश रहो क्योंकि तुम्हें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, पर नेट वाले तुमको तो बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। पर तरीका तो एक ही है ना, तरीका तो लगभग एक ही है, क्योंकि रिएजेंट्स में 3 तरीके के रिएजेंट्स आपको स्टडी करने होते हैं, जिसका नाम होता है रिडक्शन बेस्ड, जो इसको रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं, ऑक्सीडेशन बेस्ड, जिसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं, और तीसरा होता है जिसको ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स कहते हैं ना, कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक, जो मेटल्स के थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जुड़ रहे हैं, मेटल्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जुड़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स। तो इसका मतलब रिएजेंट्स की स्टोरी खत्म हो जाएगी, नेम रिएक्शन समझ में आ जाएगी, तब मजा आएगा कौन सी टॉपिक पढ़ने में, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। और शायद आप मुझे इसी नाम से तो जानते थे। चलिए अब बात करते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की। तो जब मैं डिटेल में बात करूंगा तो वहाँ देखेंगे ही देखेंगे। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस अलग टाइप की मैकेनिज्म होती है जो हीट और लाइट के प्रेजेंस में फैसिलिटेट होती है बेटा, है ना। और इसमें हमारे 4 ब्रांच होते हैं, जिसका नाम क्या लिखा है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, साइक्लोएडिशंस, सिग्मा-ट्रॉपिक और ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस। अगर आप पेरिसाइक्लिक को समझना चाहते हैं तो दीज आर द 4 टॉपिक्स यू शुड स्टडी। समझ गए बात को? अगर ये समझ गया तब हमें समझना होता है एक टॉपिक जिसका नाम है फोटोकेमिस्ट्री। तो देखो, जेई और जेई वाले बच्चे, नीट वाले बच्चे, तुमको तो यहाँ पे देखना तक नहीं है, इनको भूल के भी इनकी तरफ मत देखना। जैम वाले बच्चे देखना है, थोड़ा थोड़ा समझना है, पर नेट वाले बच्चे फोड़ के आना है इनको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फोटोकेमिस्ट्री, नीट वाले बच्चे, जेई वाले आंख बंद कर लो, जैम वाले तुम भी आंख बंद कर लो, पर नेट वाले तुम तो बेटा कान और नाक दोनों सब खुले रखो। अब ये है कहानी फोटोकेमिस्ट्री की, जो कि कहानी होती है लाइट की ओनली, फोटोकेमिकल्स। तो लाइट के प्रेजेंस में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं ना, उनको हम फोटोकेमिस्ट्री में स्टडी करने की कोशिश करते हैं, एक ब्रांच बना देते हैं लाइट की स्टडी करना, लाइट के प्रॉपर्टी की वजह से केमिकल रिएक्शंस हो जाना। जिसका मतलब यहाँ हम जनरली रेडिकल केमिस्ट्री को डील करते हैं, और कभी कभी लाइट के प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट होती है जिसको फोटो रीअरेंजमेंट कहा जाता है, कभी कभी लाइट एडिशंस करा देता है जिसको फोटोसाइक्लोएडिशंस कहा जाता है। और लाइट ना सबसे ज़्यादा परेशान किसको करता है पता है, ऑर्गेनिक में, कार्बोनिल कंपाउंड्स को। तो बहुत सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स अलग अलग तरीके से लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शंस दिखाते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड फोटोकेमिस्ट्री। अंडरस्टैंड? इनके अलावा एक टॉपिक और है जिसको मैंने कोर टॉपिक में डाला है, क्योंकि बेटा ये तुम्हें कंसेप्ट सिखाएगा, द कंसेप्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप्स। बहुत ज़रूरी है। जेम वाले बच्चे तुम्हारे लिए उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर नेट वाले बच्चे तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। नीट वाले बच्चे भी तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, कुछ कुछ इक्का दुक्का है, वो मैं सिखा दूंगा आप लोगों को। पर आपको नेट वाले बच्चे इनको समझना पड़ेगा कि पूरी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में बहुत बार ऐसी चीज़ें हालात आते हैं जब हमें एक ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, उसको रिएक्शंस नहीं करवाना। तब ऐसे केस में हम उसको क्या करते हैं, किसी दूसरे ग्रुप के साथ उसको प्रोटेक्ट करा देते हैं ताकि वो शील्ड कर ले उसको, और वो तूफान आके निकल जाए, फिर क्या कर देते हैं, उसको डिप्रोटेक्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब कुछ फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्कोहल्स, अमीन्स, डाइओल्स, कीटोन एल्डिहाइड्स, अल्कीन, अल्काइन, ये सब कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है किसी दूसरे ग्रुप के आने, मतलब दूसरे ग्रुप के प्रेजेंस में। तो आप अगर इन चीज़ों पे फोकस करें, सेकेंड पार्ट है ये, इसको नोट डाउन करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो कोर टॉपिक्स हमने देख लिया बेटा। अब हम बात करने वाले हैं हार्ड कोर टॉपिक्स के बारे में, यानी ये बहुत ही डेप्थ में चली जाती है ऑर्गेनिक को लेकर के। तो जैम वाले बच्चे तुम तो दूर रहना इससे, ज़्यादा तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, तुम इससे दूर ही रहोगे, मतलब लगभग दूर रहोगे। एक टॉपिक आपको इसमें सीखना है, बाकी सब नेट के जेई और नीट तुम तो बिल्कुल दूर हो जाओ, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। पर हाँ,
जो नेट वाले और जैम के लिए जो कॉमन टॉपिक है, यहाँ पे मैं आपके लिए कॉमन मतलब 5 टॉपिक लेकर के आया हूँ जो कि एक हार्डकोर टॉपिक के नाम से जाने जाती है और नेट और जैम के सिलेबस में बहुत, गेट के सिलेबस में बहुत काम आती हैं। जिसमें पहला टॉपिक मैं लिख रहा हूँ स्पेक्ट्रोस्कोपी। सब जानते हैं इसके बारे में, यानी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के थ्रू किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी और NMR। और NMR यानी ये 3 स्पेक्ट्रोस्कोपी तो नेट और जैम में कॉमन चलेंगी, पर ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के नेट के लिए होंगी। तो 4 टॉपिक्स हैं जिनमें से 3 टॉपिक नेट और जैम दोनों के लिए हैं, पर एक टॉपिक एक्स्ट्रा है केवल नेट के लिए है ना बेटा। इसके बाद जो भी टॉपिक्स मैंने लिखे हैं ना वो सब के सब नेट के लिए हैं, जैम के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो बच्चे आप लोग पॉज कर सकते हो, रोक सकते हैं अपने आप को, पर नेट वाले बच्चे आप देखते चलो। और क्यों जैम वाले बच्चे रुकोगे, आगे चल के तुम्हें भी तो पढ़ना है, यही जैम से थोड़ी काम चलने वाला है, तो तुम भी देख ही लो। देखो अगला टॉपिक जिसका नाम है एसिमेट्रिक सिंथेसिस। एसिमेट्रिक यानी कि ये कहानी हो जाती है जब 2 कायरल मॉलिक्यूल्स की स्टोरी चलने लगती है, एक ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स की स्टोरी चलने लगती है। तो किसी एक मॉलिक्यूल 2 बन रहे हैं तो किसी एक को सिंथेसाइज करना हो, है ना, तो उसे हम लोग एसिमेट्रिक सिंथेसिस का नाम देते हैं। डिटेल में वहाँ देखेंगे जब इस टॉपिक के डिस्कशंस करेंगे। तो इस टॉपिक के अंतर्गत जो हमें थोड़ा डिस्कस करना होता है वो टॉपिक होता है रिजोल्यूशंस, कायरल ऑक्सिलरीज, कायरल रिएजेंट्स, कायरल कैटलिस्ट। इनकी मदद से हम लोग कोई एक आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर को स्पेसिफिकली बना पाते हैं। तो इसका मतलब यही कहानी है, डिस्कस करनी है। ये हार्डकोर टॉपिक बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट नेट के पर्सपेक्टिव से बन जाता है। इसके अलावा एक टॉपिक है जिसका नाम होता है रेट्रोसिंथेसिस। कमाल की बात है, पूरी लेबोरेटरी, पूरी मेडिसिनल केमिस्ट्री इसी पे टिकी हुई है। यानी जो भी ड्रग्स बनते हैं उन ड्रग्स का एनालिसिस करना, यानी एक सिंथेसाइज करना। रेट्रो का मतलब क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट देख करके रिएक्टेंट की तलाश करना। मतलब समझो इस बात को, उल्टा चलना है यहाँ पे। मान लीजिए बहुत सारे ऑर्गेनिक जो लीव्स होते हैं, पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनमें ना प्रॉपर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हमारे मेडिसिन के काम करते हैं। फिर कुदरत ने उनको इतना बनाया नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा लोगों पे इस्तेमाल हो सके। तो लैब में क्या करते हैं साइंटिस्ट, वैसे मॉलिक्यूल को वो स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर लेते हैं, यही हमारा प्रोडक्ट है। अब इसको हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं लैब में, उनको कैसे इसका इस्तेमाल करके ये बनाया जाए, तो उसको ना वो उल्टा चलते हैं। तो उन्हीं के उल्टे चलने की प्रोसेस को, यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट डिटरमाइन करने की प्रोसेस को ही हम क्या बोल देते हैं बेटा, रेट्रोसिंथेसिस। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ टॉपिक्स होते हैं, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस, कंसेप्ट ऑफ डिस्कनेक्शंस, ये सब वर्डिंग है, ये सब टर्मिनोलॉजी है जो हमें सीखना चाहिए। कंसेप्ट ऑफ सिंथॉन्स, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन्स, दिस आर द इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि ये हमें सीखना चाहिए ताकि हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएँ। और आखिरी 2 टॉपिक्स कौन कौन से हैं, जिनको कहा जाता है स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। मतलब ये कम्प्लीटली जो स्टीरियो केमिस्ट्री हमने छोड़ी थी ना, डायनेमिक स्टीरियो केमिस्ट्री, कुछ हद तक वही है ये। स्टीरियो सेलेक्टिव यानी हमें ना कोई एक स्टीरियो आइसोमर्स को सेलेक्टिवली बनाना पड़े, तो इट इज कॉल्ड स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस ऑफ रिंग्स। ये टॉपिक किसके लिए है, रिंग्स के लिए है, साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए है। तो साइक्लिक रिंग्स के लिए ना ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस, जिसमें 3 मेंबर से 4 मेंबर रिंग, छोटी रिंग हो, थोड़े 4 to 6 मेंबर रिंग हो, कोई फ्यूज्ड रिंग्स हों या स्पाइरो रिंग्स हों, इनमें कोई स्टीरियो केमिस्ट्री का इजाद करना, ड्राइव करना, दैट इज कॉल्ड स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस है, इंपॉर्टेंट ये भी। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक इज डायस्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। यानी अगर डायस्टीरियोमर्स 2 बन रहे हैं तो एक डायस्टीरियोमर्स को हमें प्रॉपर तरीके से बनाना है, तो वो सेलेक्टिविटी हो जाती है। तो उसके लिए क्या होता है, मेकिंग 1 डायस्टीरियोमर्स, एक ही डायस्टीरियोमर्स को बनाना है। तो वो कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होंगे, वही जो पुराने पढ़े हो ना तुम, नेम रिएक्शंस पढ़े हो, रीअरेंजमेंट पढ़े हो, फ्रेगमेंटेशन पढ़े हो, वही सारे रिएक्शंस में से जब स्टीरियो आएगी तो वहाँ पे एक स्टीरियो आइसोमर्स को आपको बनाना पड़ेगा सेलेक्टिवली। जैसे एक अल्डोल कंडेंसेशन ही है, वहाँ पे एक आइसोमर्स, वहाँ भी अगर आगे पढ़ोगे लेवल हाई करके, तो वहाँ भी ना हमें बहुत सारे आइसोमर्स मिलेंगे, उनमें से एक आइसोमर्स को हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो उसका मतलब यहाँ पे कहानी होगी मेकिंग 1 डायस्टीरियोमर्स की। और यहाँ पे हमें क्या सीखना होता है, बहुत सारे मॉडल्स सीखने पड़ते हैं कि कैसे कैसे हम एक डायस्टीरियोमर्स को सेलेक्टिवली बनाएं
बन रहा है तो उसका रीज़न क्या होता है। तो बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, क्रैम्स मॉडल, फैल्किनैन मॉडल, हुक मॉडल, तो देयर आर लॉट्स ऑफ मॉडल्स, तो उन्हें भी हमें सीखना होता है, तब जा कर के ये हार्डकोर टॉपिक्स नेट के लिए हम तैयार कर पाते हैं। अंडरस्टैंड? नोट करिए इसको जल्दी। चलो अब मैं फोर्थ टॉपिक की ओर आ रहा हूँ, यानी हमने 3 टॉपिक्स की डिस्कशंस कर ही ली है। पहला टॉपिक हमारा कौन सा था बेटा? फंडामेंटल। दूसरा क्या था? कोर टॉपिक। तीसरा था हार्ड कोर टॉपिक। इन तीनों टॉपिक्स को समझने के बाद एक छोटा सा टॉपिक और आता है जिसको मैंने केवल लिख दिया है नाम अदर टॉपिक्स। इनका कोई ज़्यादा मतलब उन टॉपिकों से इंटरकनेक्शंस नहीं है ना। उनमें 3 टॉपिक्स जनरली हम डिस्कस करते हैं, जिसमें एक टॉपिक है नाम है हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड यानी इससे कार्बन रिंग के अलावा कोई अदर आइटम्स आ गया, दैट इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो इनमें हमारे पास 2 तरीके के रिंग्स होती हैं, जिसमें सिंगल हेटेरो आइटम्स वाली रिंग होती है जो जैम और जैम के लिए एंट्रेंस एमएससी एंट्रेंस के लिए केवल सिंगल हेटेरो आइटम्स के लिए है, लेकिन नेट और गेट के लिए मल्टीपल हेटेरो आइटम्स वाले रिंग की जरूरत पड़ेगी, जिसमें मान लो पिरिडीन हो गया, फ्यूरान हो गया, थायोफिन हो गया। इनके सिंथेसिस, इनके प्रिपरेशंस बहुत आसान है। केमिकल प्रॉपर्टीज ये तो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस की तरह ही हो जाते हैं। मल्टीपल हेटेरो आइटम्स में बहुत दिक्कतें आती है, क्योंकि इनमें 2 ग्रुप लग जाते हैं और 2 ग्रुप का लगना थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो इनकी सिंथेसिस कैसे होती है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है और इनके स्ट्रक्चर्स जो पूरी तरीके से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बस यहाँ भी अप्लाई कर देने का आसान है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं बनती। बस हाँ, इनमें भी बहुत सारे नेम रिएक्शंस हो जाते हैं, तो हाँ थोड़ा सा तो है, पर अगर हमने पुरानी चीज़ों को ढंग से समझा है ना, तो ये सब नई चीज़ें भी टैकल कर लेंगे। अब आते हैं बायोमॉलिक्यूल्स पे। सेकेंड टॉपिक इसका जो होता है दैट इज कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स। और इनमें भी इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक्स हैं, जिसका नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट, हमारे पास जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिनको सैकराइड्स आप कहते हो, है ना, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स, है ना बेटा, उनके स्ट्रक्चर्स, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उनकी प्रिपरेशंस। प्रोटीन्स जिसमें अमीनो एसिड्स आते हैं, अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रिपरेशंस, सिंपल है। न्यूक्लिक एसिड जिसमें कौन आता है? डीएनए आरएनए आता है बेटा, डीएनए आरएनए, दीज आर न्यूक्लिक एसिड। और अगर ये न्यूक्लिक एसिड्स हैं तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे होती है, इनके प्रिपरेशंस कैसे होते हैं, और बहुत बेसिक बात है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना क्योंकि फिर वो बायोलॉजिकल बैकग्राउंड बन जाता है। लिमिटेड टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करने होते हैं। लास्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड नेचुरल प्रोडक्ट्स, जिसको हम कहते हैं अल्कलॉइड्स, पॉलीकेटाइड्स, टर्पीन्स एंड स्टेरॉइड्स। इनको कहीं से भी ढूंढ के पढ़ लेना, कोई टेंशन नहीं है, ज़्यादा नहीं होता, कभी कभी सवाल आते हैं, कभी नहीं भी आते हैं, पर हाँ इससे पहले वाले जो टॉपिक्स हैं ना, उनके सवाल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। और ये है आपका पूरा सिलेबस, जिनको स्टडी करने से ऑर्गेनिक की पूरी सिलेबस कवर हो जाती है और सीक्वेंस फॉलो करने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।